हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल किसी भी लिविंग बीइंग में होने वाली मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? बायोमोलिक्यूल है इट इज द हार्मोनलस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। ये लाइफ को लीड करने के लिए ही जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिनको हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके अंदर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में नंबर 1 ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होता है इनमें और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आप समझते हो, ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है। वो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा OH है। यानी इसमें क्या है, मोर देन वन OH ग्रुप है। सबसे पहले तो ये देखो, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब यहां तो उसमें एल्डिहाइड होगा या फिर उसमें कीटोन होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या फिर लिवो रोटेटरी होंगे। तो वो उसमें डेक्स्ट्रो रोटेशन या लिवो रोटेशन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, डेक्स्ट्रो और लिवो। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा पहले तो इसीलिए है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्म, जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो अर्थ पर सबसे ज्यादा उसकी अबेंडेंस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी अबेंडेंस इस अर्थ पर मैक्सिमम है, इस अर्थ पर क्या है, मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर होगा ग्लूकोज। तो अगर मैं ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बता दूं थोड़ा सा। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। C6H12O6 और इसमें कुल मिला के 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये C1, ये C2, ये C3, C4, C5, C6। और ये ग्लूकोज हो गया, और ये ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज के अंदर आप देख लो, 1 2 3 4 5 तो OH है। इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही।
फिर इसमें ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, आप देख लो पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, और साथ में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 ये किरेल कार्बन है। जो कार्बन है 2, 3, 4, 5 ये किरेल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है। ऐसे कार्बन जिनके 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप से सेटिस्फाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कार्बोनिल, उनको हम अनसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं। और इन्हीं की वजह से इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, इन्हीं की वजह से इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज को समझो बेटा, ग्लूकोज को माइंड में रखो कि देखो ग्लूकोज में क्या है, एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, सेकंड वाला कार्बन, थर्ड वाला कार्बन, फोर्थ वाला कार्बन, फिफ्थ वाला कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है, किरेल कार्बन है, और इसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आ रही है। तो अगर आपको ग्लूकोज का ये फॉर्मूला आपने माइंड में सेट कर लिया तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो आपको माइंड में सेट हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। और इस डेफिनेशन के साथ एक एडिशन और है कि कार्बोहाइड्रेट वो तो है जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर इस तरह के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो हम उनको भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसे सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर इस तरह के कंपाउंड मिल जाते हैं जो इन तीनों पॉइंट को फॉलो अप कर रहे हैं या तीनों पॉइंट हैं उसमें, तो उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की जो कंप्लीट डेफिनेशन अगर आपको कहीं एग्जाम में लिखने को आती है तो आप ध्यान से सुने, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स और दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स या और दोज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स on which hydrolyzed gives this type of compound is called carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट एक पुराना नाम है। कैसे नाम है? देखो C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं, ग्लूकोज का अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो वो है C6H12O6। तो इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूले में हम लोवेस्ट सिंपल रेशो लेते हैं 1:2:1 का, 1:2:1 का, 1:2:1 का, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो है CH2O। और तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट, यानी कार्बन है और फिर H2O है, तो कार्बोहाइड्रेट। नाम समझो बेटा कैसे आया इसका, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन के साथ वाटर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जस्ट इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2O, जैसे C6H12O6। तो कार्बन is to हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, सॉरी लोवेस्ट
जो रेशो आया वो आया 1:2:1। तो इसका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। अब ये जो CH2O हो गया, CH2O हो गया, तो इसमें कार्बन है फिर वाटर है, तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट। ये देखो बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बो फिर हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इस तरह से दिया हुआ है। और इसका मतलब इनका जो कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा वो CH2O कार्बोहाइड्रेट्स का होल एन हो जाएगा, यानी CnH2nOn। तो जो इस तरह के फॉर्मूले को फॉलो अप करते हैं, पर इस तरह के फॉर्मूले को फॉलो अप करते हैं, ओके करते हैं, बट साथ में ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। मतलब भले कॉमन फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का ये है, पर उसके अंदर ये कॉमन फॉर्मूला फॉलो होते हुए होने का मतलब ये नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला फॉलो हो, उसके साथ ये तीनों पॉइंट फॉलो होने चाहिए कि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, इसमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। अब इसके अंदर एक से ज्यादा OH है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, तब हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये था, पर फिर भी इसमें एक्सेप्शंस हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो एक दो एक्सेप्शंस हैं। मेजॉरिटी तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, तो ध्यान देना। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो अब आपको क्लियर हो गया कि द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल फॉर्मूला C6H2O होल 6 ग्लूकोज का है बेटा, और मैंने अभी बताया बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड। मैंने अभी बताया, जो मैंने अभी CN करके ले लिया 6 की जगह, वो वाला भी सही था बेटा। तो मैंने अभी बताया था ना कि ये जो जनरल फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला ये है जनरली, पर उसके लिए कंडीशन है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड का भी ये फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का भी यही फॉर्मूला है CnH2 जो मैंने बताया, ठीक है ना। मैंने N से बताया वो ज्यादा ठीक था, ठीक है। तो CH3COOH जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को फॉलो अप कर रहा है, बस CH3COOH कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि CH3COOH न तो ऑप्टिकली एक्टिव है, न ही इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, और न ही ये पॉलीहाइड्रोक्सी, बट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, CH3COOH। सिमिलरली रेमनोस एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला C6H12O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। बस ये एक्सेप्शन है एक रेमनोस, जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और बाकी अभी आपने देख लिया, ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो CnH2nOn को फॉलो अप करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, पर इनमें क्या होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ऑप्टिकली कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो the most common sugar used in our homes is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose. Carbohydrates are also called saccharides. ये इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। अब सैकराइड्स के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पॉलीसैकराइड्स। तो हम सैकराइड्स के बेस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोसैकराइड्स,
ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ओलिगोसेक्राइड्स में डाई ट्राई टेट्रासेक्राइड्स आ जाते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो मोनोसेक्राइड, जैसे डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो हमको मोनोसेक्राइड मिलेंगे, 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। ट्राइसेक्राइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 सेक्राइड्स मिलेंगे, 3 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। पॉलीसेक्राइड स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन है। डाइसेक्राइड माल्टोज है। जब माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, तो माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। इसी तरह से सुक्रोज एक डाइसेक्राइड्स है, और सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। अगर अभी किसी को अभी किन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ रहा है कि सर सेक्राइड होता क्या है, तो बेटा मैं वही डिस्कस करने वाला हूं, अभी आप परेशान मत हो, ठीक है ना। ये तो अब यही तो डिस्कस करूंगा मैं, अभी पढ़ा रहा हूं आपको सेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन of the carbohydrates. Monosaccharides, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simple unit of polyhydroxyaldehyde और ketone is called monosaccharides. जो monosaccharides हैं बेटा वो आगे हाइड्रोलाइज होके नए टाइप के पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज ये एक मोनोसेक्राइड्स हैं। मैंने कहा ना अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं को ही। अब देखो, अब मैं क्लियर कर रहा हूं, अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे छोटा मोनोसेक्राइड्स है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ये है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें देखो ये ग्रुप हो गया हमारा एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। ये हो गया 2 OH यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, और साथ में एक ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन कार्बन, तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी ये सबसे छोटा कार्बो, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। यानी ये वाला मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को फॉलो करता है, वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को फॉलो करता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जिसमें 2 OH है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड। अब ये यहीं से ये आगे बढ़ेगा बेटा। अब जैसे ये हो गया, ये देखो आप, अब इसी तरह से ये देखो आप, वन टू थ्री फोर फाइव, एक एक कार्बन बढ़ाता जा रहा हूं। थर्ड कार्बन पर जो मैं OH रख रहा हूं वो लेफ्ट में रख रहा हूं, बाकी सब में राइट में। वो क्यों अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे ही रखना है। अब जो बायो के स्टूडेंट है वो तो क्या बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो
तो ये अब देखो ये इसमें हमारा ये अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से मैं एक और कार्बन बढ़ा दूं, लेकिन अभी मैं कार्बन नहीं बढ़ा रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके सामने ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है। अब जब मैं मोनोसेक्राइड पढ़ा रहा हूं तो आप क्यों सोच रहे हो डाइसेक्राइड क्या होता है, सर ट्राइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है? जो स्टूडेंट ये माइंड में लेके चलेगा, इस तरह की एंजाइटी माइंड होगा उसकी होगी, तो वो वैसे भी है ना कभी भी सब्जेक्ट नहीं सीख पाएगा, उसका रिजल्ट बन ही नहीं पाएगा कभी। रीजन ये है कि वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं मोनोसेक्राइड डिस्कस कर रहा हूं तो हम मोनोसेक्राइड समझ लें, फिर जब डाइसेक्राइड आएंगे तब देखा जाएगा डाइसेक्राइड। और कुछ स्टूडेंट तो बड़े एंजाइटिक होते हैं, सर फिर डाइसेक्राइड कैसे होंगे, फिर ट्राइसेक्राइड कैसे होंगे, फिर तो क्या मैं मोनोसेक्राइड को हम छोड़ के डाइसेक्राइड पे चले जाएं? अगर आपका मोनोसेक्राइड का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो डाइसेक्राइड समझ में नहीं आएगा। तो अपने अंदर ठहराव रखो, पेशेंस रखो। ठीक है। अब ये देखो, ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं। अब आप देख लो इसमें, जैसे मैंने यहां पर इसको ए के दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है। तो आप इन सब में देख रहे हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर इसमें देखो कीटोन ग्रुप है। ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स हैं, जैसे इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, यानी एक किरेल कार्बन है, इसमें 2 किरेल कार्बन है, इसमें 3 किरेल कार्बन है और इसमें 4 किरेल कार्बन है जिसपे स्टार लगा दिए, और इसमें जिसपे स्टार लग रहे हैं ये किरेल कार्बन है। एनीवे, ठीक है। और अब किरेल कार्बन क्या है, ये मैं एल्काइल हैलाइड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं, पर एल्काइल हैलाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ये सारा पॉइंट। अब ध्यान दो, इसमें अब ये इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 4, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हम अब इसी तरह से 7 भी हो सकता है। तो जब 3 कार्बन है तो इसको ट्रायोस बोलते हैं, इसको टेट्रोस बोलते हैं, इसको पेंटोस बोलते हैं, इन दोनों को हेक्सोस बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे एल्डोट्रायोस। क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोस। इसको बोलेंगे टेट्रा ट्रायोस, सॉरी, इसको बोला जाएगा एल्डो टेट्रोस, इसको बोला जाएगा पेंटा, इसको बोला जाएगा एल्डो पेंटोस, इसको बोला जाएगा एल्डो हेक्सोस, इसको कहा जाएगा कीटो हेक्सोस। ये सारे मोनोसेक्राइड्स। अब देखो 3 कार्बन ट्रायोस, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस, 6 कार्बन हेक्सोस, फिर प्रीफिक्स एल्डो और कीटो लगा रखा है, तो वो नाम से क्लियर है कि अगर उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे एबीसीडी में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके लिए प्रीफिक्स एल्डो लगा दिया, और ई वाले में
ये कीटो ग्रुप है तो इसको कीटो हेक्सोस कहा। ये जो सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे वो एल्डो हो चाहे कीटो हो, ध्यान रखना ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं, यानी फेलिंग और टॉलेंट सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग और टॉलेंट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। यानी हम इनमें से किसी को भी अगर टॉलेंट रिएजेंट में डालते हैं तो सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ और टॉलेंट रिएजेंट के साथ ये सारे टेस्ट देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कीटो नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल है, जैसे एसीटोन है, पेंटेन 2 ऑन है, पेंटेन 1 ऑन है, ठीक है, कोई भी कीटोन है वो कभी भी टॉलेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पर बायोमोलिक्यूल के अंदर सारे कीटो मोनोसेक्राइड्स भी टॉलेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं, ये एक्सेप्शन है। और क्यों है वो हमारा बियॉन्ड आवर स्कोप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करके एक आइसोमेरिज्म होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसकी वजह से ये टेस्ट देता है। पर मैं उस ट्रेक पे नहीं जाऊंगा, वो एक अलग ही कंसेप्ट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का अलग से कंसेप्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी आपको याद रखना है कि सारे मोनोसेक्राइड्स, चाहे वो एल्डो हो चाहे वो कीटो हो, हमेशा क्या देंगे? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देंगे, टॉलेंट रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देंगे। all monosaccharides are reducing। नोट कर लो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है। जैसे ये जो कीटो है आपको आ जाएगा, इसका नाम, इस मॉलिक्यूल का नाम है फ्रुक्टोज, तो आ जाएगा फ्रुक्टोज इज अ कीटो हेक्सोस, इट गिव्स टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। आप लिख दोगे नो, क्योंकि देखो जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, उसने फोकस किया कीटो ग्रुप पर, तो आपको लगेगा कीटो तो देता ही नहीं है, पर यहां पर देगा बेटा, ध्यान रखना। तो अब आप देखो इन दोनों का अगर मैं फॉर्मूले बनाऊं बेटा, अब ये है ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज, और अगर इन दोनों के मैं फॉर्मूले लिखूं तो C6H12O6 है। तो ये देखो, ये C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, बाकी मॉलिक्यूलर, तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ गया, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी पूछेगी कौन सा, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब इसमें आप इसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर देख रहे हैं कि जो पेनिल्टीमेट कार्बन, एक मिनट, अब पहले है ना C1 कार्बन, और जो कार्बोनिल कार्बन है, जो अब मैं जिस कार्बन को रेड कर रहा हूं इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। तो यहां A में C1 कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, B, C और D में भी C1 कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है। लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर C2 कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर C2 कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, ये ध्यान रखो। यहां पर हम कार्बोनिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। बेटा ये टर्म्स क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कार्बोनिल कार्बन ऑफ carbohydrate is called एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं हम इसको? एनोमेरिक कार्बन। मोनोसेक्राइड्स में एक ही एनोमेरिक कार्बन होगा, क्योंकि एक ही कार्बोनिल कार्बन होता है।
डाइसेक्राइड में 2, ट्राइसेक्राइड में 3। वो अब क्या होगा, मैंने कहा ना डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड भी पढ़ाऊंगा जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मोनोसेक्राइड समझ लो अच्छे से। एक बार मोनोसेक्राइड समझ में आ गया तो फिर तो आगे चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। यदि अब इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी इन चारों के अंदर C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, जबकि कीटोन्स के अंदर फ्रुक्टोज के अंदर ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। और जबकि यहां पर ये वाले कार्बन एनोमेरिक हैं, जिसपे मैं सर्कल बना दिया, ये वाले कार्बन हमारे एनोमेरिक कार्बन हो गए। और दूसरी टर्म है पेलेंटिमेट कार्बन। पेलेंटिमेट वर्ड तो शुरू से 11 से ही काम आ रहा है, पेलेंटिमेट शेल। तो पेलेंटिमेट कार्बन का मतलब होता है लास्ट बट वन। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में टोटल कितने कार्बन है, 3, तो जो सेकंड वाला कार्बन है वो इसका पेलेंटिमेट कार्बन हो गया, वो इसका क्या हो गया बेटा, पेलेंटिमेट कार्बन हो गया। इसी तरह से बी के अंदर C3 कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन हो गया, C के अंदर C4 कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन हो गया, एल्डो पेंटोस के अंदर 4th, यानी एल्डो ट्रायोस के अंदर ट्रायोस 3 मतलब सेकंड, एल्डो टेट्रोस के अंदर 3rd वाला कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन हो गया, एल्डो पेंटोस में 4th वाला कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन हो गया, एल्डो हेक्सोस के अंदर 5th वाला कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन हो गया। तो यहां हम पेलेंटिमेट कार्बन के कन्फिगरेशन के बेस पर कैपिटल डी और कैपिटल एल नेम देते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल। देखो अब इसमें क्या है, इसमें अगर पेलेंटिमेट कार्बन पर ध्यान दो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं पेलेंटिमेट कार्बन, तो आप देख लो सबके अंदर ये वाला फिक्स है, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, बॉटम को देखो बेटा, बॉटम को, ये जो बॉक्स बना रहा हूं ये बॉटम पे बॉक्स बनाया मैंने। रेड बॉक्स को देखिए आप, तो रेड बॉक्स में आप क्या रेड बॉक्स को देखिए, रेड बॉक्स में मैंने पेलेंटिमेट कार्बन लिया हुआ है, लास्ट कार्बन तो लिया ही है पेलेंटिमेट। अब पेलेंटिमेट कार्बन पर OH अगर राइट में है पेलेंटिमेट कार्बन, तो पेलेंटिमेट कार्बन में अगर OH राइट में है तो हम उसको कैपिटल डी कन्फिगरेशन कहते हैं, कैपिटल डी। बेटा कैपिटल डी को आप डेक्स्ट्रो और लिवो से कंफ्यूजन नहीं करोगे, कैपिटल डी को आप किससे कंफ्यूज नहीं करोगे, कैपिटल डी को आप डेक्स्ट्रो और लिवो से कंफ्यूजन नहीं करना है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, जो क्लॉकवाइज रोटेट करे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब हम डेक्स्ट्रो के डी सिंबल यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह प्लस सिंबल यूज करेंगे। लिवो रोटेटरी के लिए एल नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम माइनस यूज करेंगे, ठीक है। और कैपिटल डी, और अगर मान लो स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब होता है लिवो रोटेटरी, पर ध्यान रखना कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। कैपिटल डी और कैपिटल एल, ठीक है, ये OH के कन्फिगरेशन को बताता है। किसके कन्फिगरेशन को बताता है, पेलेंटिमेट शेल पर OH के कन्फिगरेशन को बताएगा, पेलेंटिमेट शेल के OH के कन्फिगरेशन को बताएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, ध्यान देना बेटा, यहां जब पेलेंटिमेट कार्बन पर OH ये लेफ्ट है और ये राइट है इस मॉलिक्यूल का, तो अगर पेलेंटिमेट शेल का जो कार्बन है उस पे OH राइट में है तब हम उसको डी कन्फिगरेशन बोलेंगे, और अगर वो लेफ्ट में है तो हम उसको L बोलेंगे। तो ए है डी कन्फिगरेशन, अगर आ जाए कैपिटल डी कन्फिगरेशन
कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन। तो कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन का मतलब क्या है? कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन का मतलब है कि उस कार्बोहाइड्रेट में जो पेलेंटिमेट कार्बन है, उसमें जो पेलेंटिमेट कार्बन है उस पे OH राइट हैंड साइड पर है। और कैपिटल एल कन्फ्यूगेशन का मतलब क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट में जो पेलेंटिमेट कार्बन है उसमें OH लेफ्ट साइड में है। एल से एल याद हो जाएगा, लेफ्ट। तो अब बताओ, सी को मैं कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन वाला बोलूंगा कि सी को मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? कैपिटल डी कि कैपिटल एल? तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल डी, क्योंकि यहां पर OH राइट हैंड साइड में, ये मॉलिक्यूल है, इसका लेफ्ट है, ये राइट है। अब इसी तरह से ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों में भी OH। तो ये इसका मतलब अभी जो बोर्ड पे बने हुए हैं उसमें बी एल कन्फ्यूगेशन का है और बाकी सब डी कन्फ्यूगेशन के हैं। एल कन्फ्यूगेशन का मतलब पेलेंटिमेट शेल पर जो कार्बन है उस पर जो OH जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। कैपिटल डी का मतलब ये हुआ कि जो पेलेंटिमेट कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो राइट हैंड साइड पर है। अब फिर आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है Sa+, तो इसका मतलब हुआ ये डी, इसका नाम है डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है? डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका मतलब क्या हुआ? डी तो कन्फ्यूगेशन है विथ रेस्पेक्ट टू OH ऑन पेलेंटिमेट कार्बन, यानी इससे हमको ये पता चलता है कि पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पे जुड़ा हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि जब हम उसको इस मॉलिक्यूल में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब इसी तरह से जैसे ये है, ये जो ग्लूकोज है, अब मान लो ये है, तो ये हो सकता है बेटा। इसका मतलब ये हुआ पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में है, और जब हम उसको किस में डालते हैं, जब हम इस मॉलिक्यूल को किस में से पास करते हैं, या इस मॉलिक्यूल में से क्या पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। और अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हो गया पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट में, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से पास होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट में, और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट में, और इसमें से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। जैसे मैं बताऊं ये ग्लूकोज है, तो इसका सही नाम बताऊं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो ये लिखा हुआ है डी ब्रैकेट में प्लस ग्लूकोज। ये वाला जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारी नसों के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, सारे लिविंग बींग्स के अंदर ये वाला ग्लूकोज होता है डी प्लस ग्लूकोज। यानी डी प्लस ग्लूकोज यानी पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है, और जब इस ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाकर हम इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। और ये है फ्रुक्टोज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। ये फ्रुक्टोज कौन सा है? डी है। कन्फ्यूगेशन क्या हो गया? डी है, लेकिन माइनस है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी माइनस फ्रुक्टोज। ये है डी माइनस फ्रुक्टोज। इसका मतलब पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट में, और जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। डी माइनस फ्रुक्टोज। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर डी तो डी है तो यहाँ प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। आ सकता है, देखो जैसे यहाँ डी के साथ प्लस आया तो डी के साथ माइनस। डी और प्लस को आप मिक्स मत करो, दो ये अलग अलग कंसेप्ट है। डी तो कन्फर्गेशन बता रहा है OH का कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है कि राइट हैंड साइड पर है पेलेंटिमेट कार्बन पर।
प्लस और माइनस तो ये बता रहा है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दो एंटायरली डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर बुक में गलत लिखा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ? देखो या तो डी लिख दिया या माइनस लिख दिया। सर गलत है नहीं, प्लस आएगा। तो मैं समझ जाता हूँ उस बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। मैं मुस्कुरा के फिर उसको समझाता हूँ, उसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान, आपको इससे परेशान नहीं होना है। जैसे ये L प्लस भी हो सकता है, यस हो सकता है। अब अगर कोई पूछे कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लिवो रोटेटरी है, तो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में, मैंने अल्काइल हैलाइड में बार बार समझाया है कि जो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिवो रोटेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, रोटेशन का कितना एंगल आएगा और किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, ये हमको केवल पोलरोमीटर में डालकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए ये ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हम इसको मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते। तो ये हुआ। और हमेशा ध्यान रखो जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैपिटल डी कन्फिग्रेशन के हैं। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स कैपिटल डी कन्फिग्रेशन के हैं और इसमें बहुत सारे स्टीरियोआइसोमर बनते हैं। ग्लूकोज के 32 स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? ग्लूकोज के 32 स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स होता है 2 की पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? अनसिमेट्रिकल कार्बन। जैसे ग्लूकोज है तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 32। तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इज 32। तो ये 32 टाइप का ग्लूकोज होता है। अब मैं 32 टाइप के बनाऊंगा नहीं काम के, नहीं कोई को पूछेगा, ठीक है। अब 32 आइसोमर थोड़ी बनाएंगे बैठ के। अब वो OH की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, तो 32 आइसोमर्स। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि अगर आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ ले, ठीक है ना, तो 2 की पावर n करेंगे। जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड है, ठीक है। अब ग्लिसरेल्डिहाइड है तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर आ जाऊं तो या 2 की पावर n और n की वैल्यू कितनी है? 1 2, तो ये 2 into 2 4 मिल जाएंगे। यहां पर कितने हैं? 2 की पावर n और n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3, नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन, किरेल कार्बन, तो 2 into 2 into 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहां हो जाएगा, सॉरी वो 32 नहीं आएंगे, मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है बेटा। तो इसके 16 आइसोमर्स बन जाएंगे। कितने बनेंगे बेटा? 16, सॉरी, है ना। मैंने 2 की पावर 4 को 32 समझ लिया था। इस तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कितने मिलेंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि डी ग्लूकोज के, इसके ग्लूकोज डी नहीं पूछेगा, डी प्लस ग्लूकोज एक स्टीरियो आइसोमर है इसका, 16 में से एक स्टीरियो आइसोमर है। 16 आइसोमर्स होते हैं, 16 आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, उसमें से ये एक आइसोमर्स ये है, एक आइसोमर ये है। तो टोटल मिला के ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे 2 की पावर 4। तो इस तरह अब ये मैंने इसके बारे में बात कही, तो आपको समझ में आ गया कि हम इसका कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे निकालेंगे, मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। पर हम डाइसेक्राइड्स के बारे में अगर मैं अभी डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स क्लियर किए, अब वैसे मेरे को डाइसेक्राइड्स क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन डाइसेक्राइड और एक बार समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर तो आपको 5 मिनट के अंदर बाकी सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यानी ट्राइसेक्राइड क्या होंगे, टेट्रासेक्राइड क्या होंगे, ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है। तो हम डाइसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।